आप एक स्पेशल फोर्सेस के किंग थे, लेकिन अचानक एक दिन आप टाइम ट्रैवल करके सीधा एक प्रिमिटिव सोसाइटी में पहुंच जाते हैं, और वो भी सिर्फ 10 साल के एक छोटे से बच्चे के रूप में। इस अजीब सी दुनिया में आपको 3 दिन में 9 बार भूखा रहना पड़ता है, और तो और पहनने के लिए एक ढंग का कपड़ा तक नहीं है। लेकिन फिर भी आप बिल्कुल नहीं घबराते। आपके पास अपने पिछले जन्म का इतना तगड़ा एक्सपीरियंस है कि इस आदि मानव वाले युग में सरवाइव करना आपके लिए बस चुटकियों का खेल है। तभी जानवरों की खाल पहने कुछ औरतें आपको बड़ी हैरानी से घूरती हैं। उन्हें लगता है कि ये बदनसीब बच्चा अब खुद को चोट पहुंचाने वाला है, लेकिन लुओ चोंग ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसने एक पत्थर का चाकू उठाया और अपने टखने पर जहां सांप ने काटा था वहां एक गहरा चीरा लगा दिया। उसके बाद उसने आग में दहकती हुई लाल लकड़ी को सीधा उस घाव पर लगा दिया। एक दर्दनाक चीख के साथ लुओ चोंग पसीने से तरबतर होकर जमीन पर गिर पड़ा। बेहोश होने से पहले वो बस यही दुआ कर रहा था कि उसके पिछले जन्म के इंस्ट्रक्टर ने उसे कोई झूठी बात न सिखाई हो। बहुत तेज गर्मी सांप के जहर के प्रोटीन को खत्म कर देती है। मौत और जिंदगी के बीच पूरी रात तड़पने के बाद अगली सुबह लुओ चोंग एक कॉकरोच की तरह फिर से जिंदा खड़ा हो गया। उसने एक औरत के हाथ से सूखा हुआ गोश्त छीना और उसे भेड़िए की तरह निगल गया। ये देखकर कि लुओ चोंग अब खा सकता है, वो औरत अपनी भाषा में कुछ बड़बड़ाई और दूसरी औरतों के साथ बाहर जाने लगी। लुओ चोंग ने तुरंत उसे रोका और अजीब अजीब इशारे करके और खाना मांगने लगा। उस औरत ने साफ मना कर दिया, जो कि लाजमी भी था। आखिरकार इस छोटे से कबीले की कुल आबादी बमुश्किल 50 के करीब थी, और हर दिन मिलने वाले खाने की मात्रा बहुत कम थी। ऊपर से ये सर्दियों से पहले खाना जमा करने का मौसम था, इसलिए खाने पर पहला हक कबीले के हट्टे कट्टे नौजवानों का था, जो मेहनत मजदूरी कर सकते थे। अगर कभी ऐसा वक्त आया कि खाना कम पड़ जाए, तो सबसे पहले जिन लोगों को भूखा मरने के लिए छोड़ा जाएगा वो लुओ चोंग जैसे घायल और लाचार लोग ही होंगे। ये खौफनाक सच जानकर लुओ चोंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। मौसम हर बीतते दिन के साथ सर्द होता जा रहा था। उसे जल्द से जल्द सर्दियों के लिए खाना जमा करने का कोई तरीका खोजना ही था। बहुत गहराई से सोचने के बाद उसे समझ आया कि इस वक्त सबसे आसानी से मिलने वाला मांस सिर्फ मछली का हो सकता है। यहाँ से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक छोटी सी नदी बहती थी, लेकिन इस कबीले के लोग मछली नहीं खाते थे, और जाहिर है उनके पास मछली पकड़ने का कोई औजार भी नहीं था। लुओ चोंग के पास उस पत्थर के चाकू के अलावा जिससे उसने अपना घाव काटा था, सिर्फ एक 3-4 मीटर लंबी सांप की खाल थी। ये वही सांप था जिसने कल लुओ चोंग के पैर पर काटा था। लुओ चोंग ने मन ही मन एक गाली बकी और अपने लिए कुछ जुगाड़ बनाने निकल पड़ा। उसका प्लान लताओं से एक टोकरी बनाने का था, ताकि वो मछलियां पकड़ सके। आखिरकार यह एक बिल्कुल अछूता प्राकृतिक माहौल था, जहां पहले कभी किसी ने मछली नहीं पकड़ी थी, इसलिए वहां मछलियों की भरमार होनी चाहिए। कुछ ही देर में लुओ चोंग लताओं का एक बड़ा सा गट्ठर लेकर गुफा के दरवाजे पर लौट आया और टोकरी बुनने लगा। कबीले के कुछ छोटे बच्चे उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए और उसे बड़ी हैरानी से देखने लगे। उनके मुंह से सिर्फ अजीबोगरीब आवाजें निकल रही थीं, कोई इंसानी भाषा नहीं। वहीं कुछ औरतें गुफा के पास घास सुखा रही थीं, जो सर्दियों में उनका बिस्तर बनने वाली थी। तभी अचानक दूर से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। आवाज की दिशा में देखने पर पता चला कि गुफा के पश्चिम में जंगल के किनारे से दाढ़ी वाला कबीले का सरदार और 2 आदमी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। उन तीनों की बाहों में एक एक बहुत बड़ा अंडा था। वे भागते जा रहे थे और डर के मारे चिल्ला रहे थे। उनके पीछे से किसी भयानक जानवर की दिल दहला देने वाली आवाजें भी आ रही थीं। 3 मीटर से भी ज्यादा ऊंची एक खूंखार लाल चिड़िया सरदार के ठीक पीछे पड़ी थी। लुओ चोंग ने जोर से चिल्लाकर उन्हें सावधान करने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी भाषा नहीं समझ पाया। सरदार ने अपने हाथ से वो बड़ा अंडा नहीं छोड़ा, और उस खूंखार लाल चिड़िया ने भी सरदार का पीछा नहीं छोड़ा। कुछ ही पलों में उस चिड़िया ने सरदार को धर दबोचा और एक झटके में उसे मौत के घाट उतार दिया। ये भयानक नजारा देखकर जो 2 आदमी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, उन्होंने तुरंत अपने हाथों के अंडे वहीं फेंक दिए और उल्टे पैर भागकर जंगल के किनारे एक बड़े से पेड़ पर चढ़ गए, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन लुओ चोंग के आसपास खड़े वो छोटे बच्चे, जिन्होंने आज तक कभी शिकार में हिस्सा नहीं लिया था, उन्होंने जिंदगी में पहली बार इतना भयानक और खूनी मंजर देखा था। डर के मारे वे जोर जोर से रोने और चीखने लगे। उस लाल चिड़िया ने अपना शिकार खो दिया था, लेकिन बच्चों के रोने की आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। उसने तुरंत अपनी दिशा बदली और पूरी रफ्तार से गुफा की तरफ दौड़ने लगी। ये देखकर औरतों के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने जल्दी से लुओ चोंग और बाकी बच्चों को गुफा के अंदर खींचा। फिर सबने मिलकर एक बड़ा सा गोल पत्थर धकेल कर गुफा का दरवाजा बंद करने की कोशिश की। जब दरवाजा पूरी तरह बंद होने में सिर्फ 30 सेंटीमीटर की जगह बची थी, तभी उस खूंखार चिड़िया की एक बहुत बड़ी चोंच दरार के बीच से अंदर घुस आई। गनीमत रही कि गुफा का मुंह बहुत छोटा था और उसका विशाल शरीर अंदर नहीं आ सका। आखिरकार वे सब सुरक्षित थे। भले ही जान बच गई थी,
लेकिन छोटे बच्चे अभी भी खौफ के मारे बुरी तरह रो रहे थे। लुओ चोंग ने तुरंत उनकी तरफ मुड़कर एक जोर की दहाड़ लगाई। बच्चे भले ही उसके शब्द न समझ पाए हों, लेकिन उसके चेहरे के खूंखार भाव देखकर उनकी घिग्गी बंद गई और वे तुरंत शांत हो गए। वो लाल चिड़िया पत्थर को तोड़कर अंदर नहीं आ पाई, तो कुछ देर गुस्से में चिल्लाने के बाद वो गुफा से वापस लौट गई। ये देखकर लुओ चोंग दबे पांव गुफा के दरवाजे तक गया और दरार से बाहर झांकने लगा। बाहर मैदान में अब कोई इंसान नहीं था, लेकिन वो लाल चिड़िया अभी भी वहीं थी। वो मुड़कर सरदार की लाश के पास गई और उसके शरीर को नोच नोच कर खाने लगी। लुओ चोंग ने अपने दांत पीसे और एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसे हर हाल में इस खूंखार चिड़िया को मारना होगा। उस जानवर ने इंसानी मांस का स्वाद चख लिया था और उसे कबीले का ठिकाना भी पता चल गया था। अगर इसे जिंदा छोड़ दिया गया तो कबीले के लोग कभी चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। लेकिन मुसीबत यह थी कि उसके पास कोई हथियार नहीं था। एक लकड़ी के डंडे के सहारे उससे लड़ने जाने का मतलब था अपनी मौत को खुद दावत देना। तभी उसकी नजर उस चिड़िया की 2 लंबी लंबी टांगों पर पड़ी और लुओ चोंग की आंखों में एक चमक आ गई। उसके दिमाग में एक जबरदस्त प्लान बन चुका था। उसने तुरंत अपने प्लान पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले उसने मुट्ठी के आकार के 2 मजबूत पत्थर ढूंढे, फिर अपनी कमर पर बंधी उस सांप की खाल को खोला। उसने खाल के दोनों सिरों पर एक एक पत्थर को कसकर बांध दिया और इस तरह उसका देसी हथियार तैयार हो गया। इसे बनाने के बाद लुओ चोंग ने उस हथियार को उठाया और गुफा की दरार से बाहर निकल गया। गुफा के अंदर मौजूद हर इंसान यह देखकर सन्न रह गया। वे उसे रोकना चाहते थे, उसे वापस खींचना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं उनकी आवाज सुनकर वो खूंखार चिड़िया वापस न आ जाए। इसलिए वे बेबसी से सिर्फ एक तमाशबीन बनकर बाहर का नजारा देखने को मजबूर थे। लुओ चोंग दबे पांव झाड़ियों के पीछे छिपता हुआ आगे बढ़ा। वो तब तक रेंगता रहा जब तक कि वह उस चिड़िया से लगभग 500-600 मीटर की दूरी पर नहीं पहुंच गया। वो जानवर अभी भी अपने शिकार को मजे से खा रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि जंग के मैदान में दुश्मनों की रूह कंपा देने वाला एक किलिंग मशीन अब उसका शिकार करने वाला है। अगले ही पल लुओ चोंग चुपचाप खड़ा हो गया। उसने अपनी सांप की खाल वाली रस्सी को बीच से पकड़ा और उसे हवा में तेजी से घुमाने लगा। दोनों पत्थर तेज रफ्तार से हवा में घूमने लगे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से रस्सी एकदम तन गई। उस चिड़िया को इस हलचल का एहसास हो गया। उसने अपना सिर उठाया, एक भयानक चीख मारी और सीधा लुओ चोंग की तरफ दौड़ पड़ी। उसे इतनी तेजी से अपने करीब आता देख गुफा के पास खड़ी औरतें और बच्चे डर के मारे चीखने लगे, मानो वो लुओ चोंग को वहां से भाग जाने के लिए कह रहे हों। लेकिन लुओ चोंग अपनी जगह पर एक चट्टान की तरह डटा रहा। उसके चेहरे पर खौफ का एक कतरा भी नहीं था। जैसे ही वो चिड़िया लुओ चोंग से सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर पहुंची, उसने पूरी ताकत से अपना हथियार उसकी तरफ फेंक दिया। वो पत्थरों वाली रस्सी हवा में तेजी से घूमते हुए गई और जैसे ही वो उस चिड़िया की लंबी टांगों से टकराई, वो तुरंत उसके पैरों में बुरी तरह उलझ गई। 10 मीटर की दूरी पर आते आते उस विशालकाय चिड़िया का संतुलन बिगड़ गया और वो धड़ाम से मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसके छोटे छोटे पंख हवा में फड़फड़ाते रहे, लेकिन वो किसी भी कीमत पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। गुफा के पास खड़े सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या चमत्कार हुआ है। लुओ चोंग ने तुरंत इशारा करके 2 छोटे लड़कों को बुलाया और उन्हें उस चिड़िया की गर्दन को कसकर पकड़ने को कहा। फिर उसने खुद एक बड़ा सा भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस चिड़िया के सिर पर दे मारा। खून का फव्वारा फूट पड़ा और उस जानवर का छटपटाना काफी कम हो गया। खून देखकर उन दोनों बच्चों के अंदर भी शायद कोई आदि मानव वाली क्रूरता जाग उठी। उन्होंने भी पत्थर उठाए और उस चिड़िया के सिर पर ताबड़तोड़ वार करने लगे। कुछ ही पलों में वो खूंखार चिड़िया हमेशा के लिए शांत हो गई। उन दोनों बच्चों ने जब मुड़कर लुओ चोंग को देखा तो उनकी आंखों में उसके लिए गहरी इज्जत और खौफ था। हालांकि उनके पास अपनी भावनाएं जताने के लिए कोई शब्द नहीं थे। लुओ चोंग ने उस चिड़िया के पैरों से अपनी रस्सी खोली और उसे घसीटते हुए गुफा की तरफ बढ़ने लगा। 3 छोटे बच्चों को इतने बड़े शिकार के साथ वापस लौटता देख गुफा के अंदर के लोग भी खुद को रोक नहीं पाए। वो खुशी से चिल्लाते हुए बाहर आए, भारी पत्थर को रास्ते से हटाया और उनकी मदद करने लगे। दूर पेड़ पर छिपे वो दोनों आदमी भी अब नीचे उतर आए थे। उन्होंने अपनी आंखों से लुओ चोंग को अकेले उस विशाल जानवर का शिकार करते देखा था और अब वे भी उसके कायल हो चुके थे। उनके कबीले के पूरे इतिहास में आज तक किसी ने भी इतने बड़े जानवर का शिकार नहीं किया था। गुफा में वापस आकर लुओ चोंग ने औरतों को इशारा किया कि वो इसके सारे पंख उसके लिए रख दें और बाकी का मांस वे अपने हिसाब से बांट लें। अब जबकि खतरा टल चुका था, लुओ चोंग वापस अपनी टोकरी बुनने के काम में लग गया। लगभग 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मछली पकड़ने वाली 2 बेहतरीन टोकरियां बनकर तैयार थीं। उसने टोकरी में उस चिड़िया की कुछ आंतें और अंदरूनी हिस्से डाले और नदी की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में एक औरत ने जब देखा कि लुओ चोंग अकेले नदी की तरफ जा रहा है तो वो भी उसकी हिफाजत के लिए उसके पीछे हो ली।
उसकी नज़रों में लुओ चोंग अब एक बहुत बड़ा योद्धा बन चुका था, इसलिए उसे हर हाल में उसकी रक्षा करनी थी। लुओ चोंग को अपना लीडर मान चुके वो दोनों लड़के भी जब देखे कि वो फिर से कोई अजीब सी चीज लेकर जा रहा है तो वे भी तुरंत उसके पीछे भाग लिए। जल्द ही वे चारों नदी के किनारे पहुंच गए। लुओ चोंग नदी के किनारे खड़ा होकर पानी को गौर से देखने लगा, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सिर्फ कुछ ही मिनटों में उसने कई बार बड़ी मछलियों को छोटी मछलियों का शिकार करते देखा। इस नदी में मांस खाने वाली खूंखार मछलियां भी मौजूद थीं, लेकिन उसे यह मानना पड़ा कि यहाँ का इकोसिस्टम वाकई लाजवाब था। नदी का पानी इतना साफ था कि तलहटी तक सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था और मछलियों की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। एक अच्छी सी जगह देखकर उसने टोकरी में रखे मांस के टुकड़ों को पानी में थोड़ा फैलाया, टोकरी से बंधी घास की रस्सी को मजबूती से पकड़ा और उसे पानी में उतार दिया। कच्चे खून और मांस की गंध तेजी से पानी में फैल गई। 20 मीटर के दायरे में मौजूद सारी मछलियां पागल सी हो गईं और तेजी से लुओ चोंग की तरफ तैरने लगीं। वे पागलों की तरह टोकरी के अंदर घुसकर मांस के टुकड़ों पर झपटने लगीं। सही मौका देखकर लुओ चोंग ने पूरी ताकत से टोकरी को पानी से बाहर खींच लिया। जो मछलियां भागने में कामयाब रहीं, उन्हें छोड़कर टोकरी के अंदर अभी भी 4 बहुत बड़ी मछलियां फंसी हुई थीं। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि नदी के अंदर मौजूद बाकी मछलियां डरकर भागी नहीं, बल्कि अभी भी टोकरी के नीचे जमा होकर मांस के लिए आपस में लड़ रही थीं। यह नज़ारा देखकर लुओ चोंग को ऐसा लगा जैसे वो किसी पार्क में खड़ा होकर मछलियों को दाना खिला रहा हो। वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वाकई इन मछलियों ने अपनी जिंदगी में इंसान की ऐसी चालाकी पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो इतने साधारण से जाल को भी नहीं समझ पाई। उसके साथ आए दोनों बच्चे और वो औरत ये सब देखकर हक्के बक्के रह गए। उस अजीब सी टोकरी को पानी में डालो, ऊपर खींचो और पानी के अंदर रहने वाले वो बिना पैरों वाले जीव बाहर आ जाते हैं। लेकिन उन्हें पानी से बाहर क्यों निकाला जा रहा है, ये बात उनकी समझ से बिल्कुल परे थी। लुओ चोंग ने उन चारों मछलियों को जमीन पर पलटा, उन्हें पत्थर के चाकू से अच्छे से साफ किया और एक मछली का टुकड़ा काटकर कच्चा ही चबाने लगा। लुओ चोंग को मजे से वो कच्ची मछली खाते देख उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये कोई खाने की चीज है। उन्होंने भी बिल्कुल लुओ चोंग की नकल की, एक टुकड़ा काटा और मुंह में डाल लिया। उस औरत की आंखों में अचानक एक तेज चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि यह खाने का एक बिल्कुल नया और बेहतरीन जरिया है। वो खुशी से अजीब अजीब आवाजें निकालते हुए उछलने लगी और इशारों में लुओ चोंग से गुजारिश करने लगी कि वो उसे भी यह तरीका सिखाए। लेकिन लुओ चोंग ने उसे यह काम नहीं सौंपा। उसने मुड़कर तीनों को अलग अलग काम बांट दिए। वो औरत और एक बच्चा मछलियों को काटने और साफ करने का काम करेंगे, जबकि दूसरा बच्चा साफ की हुई मछलियों को लंबी लकड़ियों में पिरोकर रखेगा ताकि बाद में उन्हें कबीले तक ले जाया जा सके। और लुओ चोंग खुद मछलियां पकड़ने में जुट गया। सारी मछलियां अभी भी एक जगह जमा थीं, तो लुओ चोंग ने बस किनारे बैठकर लगातार टोकरी पानी में डालना और निकालना शुरू कर दिया। हर बार जब टोकरी बाहर आती तो ढेर सारी मछलियां साथ लाती। वे चारों पूरी दोपहर ऐसे ही काम करते रहे। शाम तक उन्होंने कम से कम 200 से ज्यादा मछलियां पकड़ ली थीं। सबसे बड़ी मछली का वजन लगभग 5 किलो के आसपास रहा होगा। इतने सारे शिकार को 3 लोग तो कबीले तक नहीं ले जा सकते थे, इसलिए एक बच्चे को वापस गुफा भेजा गया ताकि वो कुछ और बड़े बच्चों को मदद के लिए बुला लाए। आखिरकार पूरा दल अपने कंधों पर मछलियों का ढेर उठाए एक शानदार जश्न मनाते हुए गुफा की तरफ वापस लौटा। इस वक्त तक फल और कंदमूल इकट्ठा करने वाली टीम और शिकारियों की टीम भी वापस आ चुकी थी। अच्छे हथियारों की कमी के चलते वो बड़े बड़े हट्टे कट्टे शिकारी भी सिर्फ खरगोश और जंगली मुर्गियों जैसे छोटे मोटे जानवर ही मार पाए थे। तभी वो छोटे बच्चे मछलियों का भारी भरकम ढेर लेकर गुफा में दाखिल हुए। वे सब खुशी से चीख रहे थे और बड़े फख्र के साथ उन शिकारियों को अपना आज का खजाना दिखा रहे थे। कबीले के बड़े लोग अपने सरदार की मौत की वजह से थोड़े गमगीन थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र लुओ चोंग के लाए गए इतने बड़े शिकार पर पड़ी, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। सरदार की दर्दनाक मौत का गम कुछ ही पलों में हवा हो गया। आज के सारे शिकार को ठिकाने लगाने के बाद कबीले के सभी लोग गुफा के बाहर जमा हो गए। गुफा के सामने वाले खुले मैदान में लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर लगाया गया और सरदार की लाश को उस पर रख दिया गया। एक बूढ़े आदमी ने, जिसके सिर पर बकरी के 2 सींग बंधे हुए थे, उस चिता को आग लगा दी। धधकती हुई आग की लपटों ने बहुत जल्द सरदार के शरीर को राख में तब्दील कर दिया। आग की रोशनी वहां मौजूद हर इंसान के चेहरे पर पड़ रही थी। जलते हुए मांस की गंध सूंघकर छोटे बच्चों के मुंह में पानी आ रहा था। उनके चेहरों पर उदासी या मातम का कोई नामो निशान नहीं था। कबीले के बड़े भी एकदम शांत थे, क्योंकि उन्हें खाने का एक नया और पक्का जरिया मिल गया था। इसी बीच लुओ चोंग ने इस मौके का फायदा उठाते हुए पूरे कबीले का बारीकी से मुआयना किया। इस कबीले में कुल 52 लोग थे। इनमें 8 जवान मर्द, 15 औरतें और बाकी सब छोटे बड़े बच्चे थे। जिस आदमी ने अभी चिता को आग लगाई थी वो कबीले का सबसे बुजुर्ग इंसान था। सबसे बूढ़ा होने के नाते कबीले के लोग उसे सबसे ज्यादा समझदार मानते थे। हालांकि अब शायद उसकी रैंकिंग दूसरे नंबर पर आ खिसकी थी, क्योंकि लुओ चोंग बहुत तेजी से सबके दिलों में उसकी जगह ले रहा था।
इसके अलावा वहाँ एक ऐसा आदमी भी था जिसके हाथ में 6 उंगलियां थीं। उसे हथियार के तौर पर लकड़ी का बड़ा सा डंडा इस्तेमाल करना पसंद था। उसे देखकर ही लग रहा था कि शायद वो अपने ही परिवार में हुई ब्रीडिंग का नतीजा था, क्योंकि वो दिमाग से थोड़ा पैदल नजर आ रहा था। उसके बगल में एक और आदमी खड़ा था जिसके गले में पंखों का हार था। यह आदमी काफी चालाक और फुर्तीला दिख रहा था, और 6 उंगलियों वाले आदमी की तरह इसे भी लकड़ी का डंडा ही पसंद था। पंखों वाले हार के पीछे एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसके गले में हड्डियों का हार था। इसका मुख्य हथियार पत्थर थे। उन दोनों से थोड़ा दूर 15 साल का लड़का दू एयर खड़ा था। इस लड़के का सिर्फ एक ही दायां कान था और उसके बाएं गाल पर किसी खूंखार जानवर के पंजों के 4 गहरे निशान थे। इसका हथियार एक सीधी जांग की हड्डी को घिसकर बनाया गया एक नुकीला कांटा था। दुएर के बगल में 17 साल का शोया खड़ा था। इसके पिता इससे पहले वाले सरदार हुआ करते थे। शोया के हाथों में हथियार के नाम पर सेबर टूथ टाइगर के 2 बहुत बड़े और नुकीले दांत थे जो 1 फुट से भी ज्यादा लंबे थे। वहीं कबीले का सबसे लंबा और भारी भरकम इंसान डियाली था। उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था और उसका हथियार भी उसी की तरह खौफनाक और सीधा था, एक बहुत बड़ी और भारी हड्डी। और आखिर में था कुन, जो लकड़ी के सहारे चलता था। वो हमेशा कंदमूल इकट्ठा करने वाली टीम के साथ जाता था और उनका रास्ता साफ करने और पहरेदारी का काम करता था। उसे पत्थरों को घिसकर औजार बनाना बहुत पसंद था। सुना है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना एक ऐसा पत्थर घिसना है जिससे वो एक कुल्हाड़ी बना सके। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कबीले में दू ईयर, शोया और डाली ही सबसे बेहतरीन लड़ाके थे। सरदार का अंतिम संस्कार खत्म होते होते रात घिर आई थी। उस बुजुर्ग के इशारे पर सब लोग वापस गुफा के अंदर आ गए और खाने का बंटवारा शुरू हुआ। चूंकि किसी ने भी पहले कभी मछली नहीं खाई थी, इसलिए आज एक नया नियम बनाते हुए खाने को बांटने का जिम्मा लुओ चोंग को दिया गया। लुओ चोंग ने आग पर भुनी हुई एक मछली उठाई और सबको दिखाया कि इसे कैसे खाना है और इसके कांटे कैसे निकालने हैं। सबने बड़े ध्यान से उसकी नकल की और मजे से खाने लगे। शायद जिंदगी में पहली बार उनका पेट इतने अच्छे से भरा था, इसलिए वे इतने खुश हो गए कि खाते खाते ही नाचने लगे। ये प्यारा सा नजारा देखकर लुओ चोंग के दिल में अचानक एक अपनेपन का एहसास जग उठा। उसे लगा जैसे उसे अपना परिवार मिल गया हो। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह इस कबीले को एक बेहतरीन और खुशहाल जिंदगी की तरफ ले जाएगा। जब सब खाना खा चुके तो सींगों वाले बुजुर्ग ने जली हुई लकड़ी का एक कोयला उठाया और गुफा की दीवार पर लुओ चोंग के नदी में मछली पकड़ने का पूरा चित्र उकेर दिया। वहीं दूसरी तरफ लुओ चोंग ने औरतों को टोकरी बुनना सिखाया। उसने टोकरी में घास की 2 रस्सियां जोड़कर उसे एक शानदार बैकपैक में बदल दिया। अब उन्हें फल इकट्ठा करने के लिए जानवरों की भारी खाल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और उनके काम की रफ्तार भी कई गुना बढ़ जाएगी। औरतों को यह नया आविष्कार इतना पसंद आया कि वे सब बारी बारी से उसे अपनी पीठ पर पहनकर देखने लगीं। कोई भी उसे नीचे नहीं रखना चाहती थी। आखिर में उन्होंने तय किया कि कल वे जंगल से ढेर सारी लताएं लेकर आएंगी और अपने अपने लिए खुद का बैकपैक बनाएंगी। लुओ चोंग के इस एहसान के बदले में उन्होंने अपने खजाने से हिरण की 2 बहुत अच्छी खाल निकाली और उसे तोहफे में दे दी। इस तरह लुओ चोंग कबीले का पहला ऐसा बच्चा बन गया जिसने जानवरों की खाल के कपड़े पहने थे। लेकिन लुओ चोंग भी कोई लालची इंसान नहीं था। उसने एक खाल अपने लिए रखी और दूसरी उन माओं को दे दी जिनके बच्चे 2-3 साल के थे, ताकि वो उनके लिए गर्म कपड़े बना सकें। उसे अच्छी तरह पता था कि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है और इस पाषाण युग में जहाँ कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, वहाँ एक मामूली सी सर्दी खांसी भी इन बच्चों की जान ले सकती है। इसलिए ये हिरण की खाल किसी की जान बचाने से कम नहीं थी। लुओ चोंग को यकीन था कि अगर भविष्य में कभी उसे इनकी जरूरत पड़ी तो ये लोग कभी भी उसके साथ गद्दारी नहीं करें। अगली सुबह लुओ चोंग बहुत जल्दी उठ गया। अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग वाली कसरत पूरी करने के बाद उसका गला सूखने लगा था। लेकिन जब उसने उस मिट्टी के गड्ढे को देखा जहां से पूरा कबीला एक साथ पानी पीता था, तो उसे वो पानी पीने में बहुत घिन आई। उसे समझ आ गया कि अब पानी उबालने और जमा करने के लिए कुछ बर्तन बनाने का वक्त आ गया है। जल्द ही कबीले के बाकी लोग भी अपनी अजीबोगरीब आवाजें निकालते हुए गुफा से बाहर आने लगे। लेकिन आज वे शिकार पर जाने की जल्दी में नहीं थे। उस बुजुर्ग ने सभी नौजवान मर्दों को गुफा के बाहर मैदान में इकट्ठा किया। उसके हाथ में सरदार का वो हरे पंखों वाला ताज था। इसका सीधा सा मतलब था कि आज नए सरदार का चुनाव होने वाला है। लुओ चोंग ने उनकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया और मुड़कर नदी की तरफ जाने लगा। वो जानता था कि वो अभी एक बच्चा है और इस तरह के चुनाव में हिस्सा लेने के काबिल नहीं है। लेकिन तभी, इससे पहले कि लुओ चोंग 2 कदम भी आगे बढ़ पाता, दुएर चिल्लाता हुआ आया। उसने लुओ चोंग का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए बुजुर्ग के पास ले गया। लुओ चोंग अभी भी हैरान था कि आखिर माजरा क्या है। तभी बुजुर्ग ने इशारों में समझाना शुरू किया। उसका मतलब था कि लुओ चोंग की ताकत और अक्लमंदी को सबने मान लिया है और वे चाहते हैं कि वो भी सरदार बनने के इस मुकाबले में हिस्सा ले। ये जानकर लुओ चोंग के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। भला वो इतना शानदार मौका कैसे छोड़ सकता था, क्योंकि कबीले का सरदार बनकर ही वो सब पर हुक्म चला सकता था। सरदार चुनने का तरीका बहुत ही सीधा और खूंखार था। कोई हथियार इस्तेमाल नहीं होगा,
किसी को जान से मारने या गंभीर रूप से घायल करने की इजाज़त नहीं होगी, और जो आखिर में सबसे ताकतवर साबित होगा वही कबीले का अगला सरदार बनेगा। जल्द ही डुएर, शोया और डाली ने अपने अपने मुकाबले जीत लिए और अब उनके बीच आखिरी लड़ाई का वक्त आ गया था। चूंकि लुओ चोंग का शरीर अभी एक बच्चे का था और ताकत के मामले में वो पीछे था, इसलिए उसने सबसे पहले चुनौती देने की बेवकूफ़ी नहीं की। सबसे पहला मुकाबला डुएर और शोया के बीच हुआ। दोनों एक दूसरे पर जमकर मुक्के और लात बरसा रहे थे। इसमें कोई तकनीकी लड़ाई नहीं थी, बस अपनी अपनी ताकत का अंधा मुजाहिरा था। डुएर का स्टैमिना भले ही उतना अच्छा न हो, लेकिन उसकी फुर्ती और अचानक हमला करने की ताकत गजब की थी। कुछ ही देर में उसे एक मौका मिला और उसने हवा में छलांग लगाकर शोया को जमीन पर पटक दिया। शोया ने उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह हाँफ रहा था और थक चुका था। हार मानते हुए वो जमीन पर ही पड़ा रहा। बुजुर्ग के हाथ में उस हरे पंखों वाले ताज को देखकर दू ईयर ने खुशी से एक जोर की दहाड़ लगाई। ये उसकी जीत की खुशी भी थी और डाली के लिए एक खुली चुनौती भी। डाली तुरंत अखाड़े में उतर आया। 1 मीटर और 90 सेंटीमीटर का वो भीमकाय इंसान वहां एक लोहे की दीवार की तरह खड़ा था। उसे देखकर ही दू ईयर को समझ नहीं आ रहा था कि हमला कहां से शुरू करे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जोर से चिल्लाकर डियाली पर पहला हमला बोल दिया, लेकिन जैसे ही वो डियाली के करीब पहुंचा, डियाली के उन भालू जैसे विशाल हाथों ने उसके कंधों को एक ही झटके में जकड़ लिया। इससे पहले कि डुएर कुछ समझ पाता, उसके कानों में एक भयानक गर्जना गूंजी। अगले ही पल वो हवा में उड़ता हुआ कई मीटर दूर जाकर धड़ाम से जमीन पर गिरा और काफी देर तक उठ नहीं पाया। डाली ने जीत की खुशी में अपनी छाती पीटी और मुड़कर बुजुर्ग के हाथों से वो ताज लेने के लिए आगे बढ़ा। कबीले के लोग भी खुशी से चिल्लाने लगे, मानो वो अपने इस नए और ताकतवर सरदार का स्वागत कर रहे हों। लेकिन ठीक उसी वक्त भीड़ के बीच से एक बेहद शांत लेकिन दमदार आवाज गूंजी, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी मैं भी तो बाकी हूँ। तभी भीड़ के बीच से एक अजीब सी आवाज गूंजती है, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी मैं भी तो बाकी हूँ। लुओ चोंग 2-3 कदम बढ़ाकर उसके सामने पहुंच गया और उसके हाथ में पकड़े उस पंखों वाले ताज को कसकर पकड़ लिया। कुछ पंख टूटकर जमीन पर गिर पड़े। डाली गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी छाती पीटी और जोर से दहाड़ा, लेकिन लुओ चोंग बिल्कुल नहीं डरा। उसने उस पंखों वाले ताज को और भी कसकर पकड़ लिया और कबीले की टूटी फूटी भाषा में सबको अपना इरादा बता दिया, मैं इसे हराऊंगा और मैं सरदार बनूंगा। ये सुनते ही आसपास खड़े कबीले के लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी को भी इस बात से कोई एतराज नहीं है। इस तरह कबीले के लोगों की हैरान नजरों के बीच लुओ, चोंग और दाली मैदान के बीचों बीच आ गए। दाली ने अपने सीने तक आने वाले लुओ चोंग को घूर कर देखा। उसकी आंखों में गजब का कॉन्फिडेंस और नफरत साफ झलक रही थी। वहीं आसपास खड़े छोटे बच्चे जोर जोर से चिल्लाकर लुओ चोंग का हौसला बढ़ा रहे थे। लुओ चोंग ने एक पल की भी देरी नहीं की और तेजी से दाली की तरफ दौड़ा। उसने अपना बायां पैर दाली की थोड़ी मुड़ी हुई जांघ पर रखा, हवा में छलांग लगाई और अपने दाहिने घुटने से दाली के जबड़े पर एक जोरदार प्रहार किया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दाली धड़ाम से सीधा जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से कराहते हुए इधर उधर तड़पने लगा। वहां मौजूद कबीले के सभी लोग हक्के बक्के रह गए। दाली उनके कबीले का सबसे ताकतवर लड़ाका था। अगर वो हारता भी तो इस तरह एक ही झटके में धूल नहीं चाट सकता था, और वो भी एक ऐसे बच्चे के हाथों जो अभी जवान भी नहीं हुआ था। ये देखकर कबीले का बुजुर्ग अचानक बहुत एक्साइटेड हो गया। उसके दिल में एक बहुत ही मजबूत एहसास जागा कि शायद इस छोटे से बच्चे की वजह से उनका पूरा कबीला भविष्य में और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। इससे पहले कि बुजुर्ग कुछ कह पाता, कबीले के बाकी लोगों ने लुओ चोंग को उठाया और हवा में उछाल उछाल कर अपने नए सरदार का जश्न मनाने लगे। सिर्फ 2 दिनों के अंदर लुओ चोंग ने कबीले को इतने सारे चमत्कार दिखाए थे कि हर कोई दिल से यही चाहता था कि वो ही उनका सरदार बने। तभी बुजुर्ग ने उस पंखों वाले ताज को उठाया जिसे लुओ चोंग ने पकड़कर तोड़ दिया था। वो लुओ चोंग को देखकर थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि न जाने कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा सरदार का वो ताज अब बर्बाद हो चुका था। अब नए सरदार की पहचान कैसे होगी? लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लुओ चोंग ने जानबूझकर उस ताज को तोड़ा था। मजाक चल रहा है क्या? अपने सिर पर हरे रंग के पंख पहनकर घूमना लुओ चोंग को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। इस बीच दाली अब तक होश में आ चुका था, लेकिन वो अभी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। लोगों की चीख पुकार के बीच वो तेजी से लुओ चोंग की तरफ झपटा। ये देखकर लुओ चोंग तुरंत नीचे झुका और जैसे ही दाली उसके करीब आया, उसने दाली की 2 उंगलियों को कसकर पकड़ा और उन्हें जोर से आगे की तरफ मरोड़ दिया। फिर एक झटके में वो दाली के पीछे पहुंच गया और उसके घुटने के पिछले हिस्से पर एक जोरदार लात मारी। दाली सीधा मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। वो जितना ज्यादा छटपटाता, उसे उतना ही ज्यादा दर्द होता। 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि दाली जैसा खूंखार और ताकतवर इंसान भी फूट फूट कर रोने लगा और गिड़गिड़ाकर रहम की भीख मांगने लगा। लुओ चोंग ने अपने हाथ झाड़े, रोते बिलखते दाली को छोड़ा और मुड़कर वापस गुफा के अंदर चला गया। ये देखकर बाहर खड़ी भीड़ फिर से खुशी से झूम उठी। बच्चे खुशी से उछल रहे थे,
क्योंकि किसी बच्चे ने पहली बार किसी बड़े को हराया था। औरतें आपस में बात कर रही थीं कि शाम को वापस आकर वो नए सरदार से टोकरी बनाना सीखेंगी। वहीं वो बुजुर्ग गुफा की तरफ एक अजीब सी नजर से देख रहा था। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। ठीक उसी वक्त लुओ चोंग एक बिल्कुल नए अवतार में सबके सामने आया। उसने शरीर पर एक साधारण सी हिरण की खाल पहनी हुई थी और अपने काले लंबे बालों को सांप की खाल से ऊपर की तरफ बांध रखा था। वो एकदम साफ सुथरा, फुर्तीला और एक दमदार लीडर लग रहा था। काफी सोचने के बाद लुओ चोंग ने यह लुक चुना था। कहते हैं कि यह पहनावा शांग और झोउ राजवंश के समय से चला आ रहा है। पुराने जमाने के किसान खेती करते वक्त बाल खुले रखने से परेशान होते थे, इसलिए वो बालों को बांधने लगे और यही खेती बाड़ी करने वाले हान लोगों की एक बड़ी पहचान भी बन गया था। कबीले के लोगों की चमकती हुई नजरों के बीच लुओ चोंग भीड़ के बीच गया और आज के काम का बंटवारा शुरू किया। सबसे पहले उसने फल फूल इकट्ठा करने वाली टीम में बदलाव किए। कबीले में कुल 15 जवान औरतें थीं, जिनमें से 6 औरतें गर्भवती थीं। बाकी बची 9 औरतें और एक लंगड़ा आदमी, कुल मिलाकर 10 लोग थे। लेकिन आज लुओ चोंग ने सिर्फ 8 औरतों को फल इकट्ठा करने भेजा। अब उनके पास बैकपैक थे, इसलिए उन्हें अपनी हिफाजत के लिए उस लंगड़े आदमी की जरूरत नहीं थी। हर औरत एक डंडा लेकर अपनी सुरक्षा खुद कर सकती थी। 6 गर्भवती औरतों को गुफा पर रुककर घर संभालने और 2-3 साल के छोटे बच्चों की देखभाल करने को कहा गया। थोड़े बड़े बच्चों को घास उखाड़ने के काम पर लगाया गया और बची हुई एक औरत को 2 लड़कों के साथ नदी में मछलियां पकड़ने भेज दिया। अब सबके पास कुछ न कुछ काम था, लेकिन उस लंगड़े आदमी को कोई काम नहीं मिला था, जिससे वो काफी उदास लग रहा था। इस आदमी ने जिंदगी भर पत्थर घिसकर एक कुल्हाड़ी बनाने की कसम खा रखी थी, इसलिए लुओ चोंग ने उसे मिट्टी के बर्तन पकाने का काम सौंपने का मन बनाया था। लेकिन मिट्टी के बर्तन पकाना इतना आसान नहीं था। उसके लिए बहुत सी तैयारियां करनी थीं, इसलिए फिलहाल लुओ चोंग ने उसे कोई और काम दे दिया। कल पकड़ी गई मछलियां अभी तक सूखी नहीं थीं और बिना नमक के वो इस मौसम में बहुत जल्दी सड़ जाती, लेकिन अगर उन्हें धुएं में पकाया जाए तो वो सालों तक खराब नहीं होती। इसलिए लुओ चोंग ने लंगड़े आदमी को एक बार धुआं करने का तरीका सिखाया और फिर सारा काम उसे सौंप दिया। इसके बाद लुओ चोंग गुफा के सामने एक समतल जगह पर गया और मिट्टी पकाने वाली एक भट्ठी बनाने के लिए गड्ढा खोदने लगा। पूरी भट्ठी को 3 हिस्सों में बांटा गया था। सबसे नीचे वाला हिस्सा राख निकालने और हवा के लिए था। बीच वाले हिस्से में लकड़ियां जलाकर आग करनी थी और सबसे ऊपर वाले हिस्से में मिट्टी के बर्तनों को पकने के लिए रखना था। पूरे 3-4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार भट्ठी बनकर तैयार हो गई। लेकिन गीली भट्ठी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसने कल मछली पकड़ने वाले उन दोनों बच्चों को बुलाया और भट्ठी के हर हिस्से में लकड़ियां जलाकर उसे सुखाने को कहा, ताकि दोपहर तक वो भट्ठी इस्तेमाल के लायक हो जाए। सब कुछ सेट करने के बाद लुओ चोंग खुद नदी के किनारे गया और बर्तन बनाने के लिए अच्छी चिकनी मिट्टी चुनी। उसने एक बड़ा सा चिकना पत्थर ढूंढा और उसे अपनी मेज बना लिया। फिर मिट्टी को अच्छे से गूंथ कर और पीट कर उसने सबसे पहले एक गोल चपटा बेस बनाया। उसके बाद उसने मिट्टी को रगड़कर लंबी रस्सियां बनाई और उन्हें एक के ऊपर एक रख कर गोल आकार देने लगा। फिर उसने बर्तन का आकार सही किया और जहां जहां जोड़ थे उन्हें चिकना कर दिया। जल्द ही उसका पहला कच्चा बर्तन तैयार हो गया, जो कि नीचे से छोटा और ऊपर से चौड़े मुंह वाला एक छोटा मटका था। इसके बाद उसने बिल्कुल इसी तरीके से 4 और मटके बनाए और उन सबको गुफा के पास सूखने के लिए रख दिया। उसने भट्ठी में आग जला रहे बच्चों से कहा कि इन पर नजर रखें और किसी को भी इन्हें छूने न दें। इसके बाद उसने 2 हैंडल वाले कुछ मिट्टी के बर्तन, दर्जनों कटोरियां और कुछ छोटे मोटे बर्तन भी बनाए। वो चाहता था कि ये बर्तन खूबसूरत ना हो तो भी चलेगा, बस मजबूत और काम के होने चाहिए। इस वक्त लुओ चोंग खुद भी श्योर नहीं था कि आग में पकने के बाद इनमें से कितने बर्तन सही सलामत बचेंगे। जब दोपहर आधी से ज्यादा बीत गई तो लुओ चोंग ने एक एक करके सारे कच्चे बर्तनों को धधकती भट्ठी में डाल दिया। वो दोनों बच्चे और लंगड़ा आदमी पास खड़े बिना पलक झपकाए नए सरदार को देख रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने एक ही दिन में मिट्टी के इतने सारे ढांचे तैयार कर दिए हैं। बस वो ये नहीं जानते थे कि ये काम भी आएंगे या नहीं। सबसे ज्यादा परेशानी में वो लंगड़ा आदमी था। वो एक तरफ चाहता था कि ये मिट्टी के बर्तन कामयाब हो जाएं और दूसरी तरफ वो ये भी चाहता था कि ये बर्तन खराब हो जाएं, वरना उसने इतने सालों तक पत्थर घिसकर बर्तन बनाने में जो मेहनत की थी वो सब बेकार हो जाती। लुओ चोंग ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो भट्ठी के पास बैठ गया और आग में लकड़ियां डालने के साथ साथ एक जानवरों की खाल से लगातार हवा करने लगा। इसी तरह शाम हो गई। जंगल में गए कबीले के लोग एक एक करके वापस लौटने लगे। औरतों को आज काफी अच्छा खाना मिला था। उनके बैकपैक जंगली फलों से पूरी तरह भरे हुए थे। साथ ही वो लताओं के बड़े बड़े गट्ठर भी लाई थीं। ऐसा लग रहा था कि वो नए बैकपैक बनाने की तैयारी में थीं। आदमियों का शिकार भी आज काफी शानदार रहा था। वो टर्की जैसी दिखने वाली 2 बड़ी चिड़ियां, कुछ अंडे और कुछ जंगली चूहे मारकर लाए थे। ऊपर से आज पकड़ी गई 100 से ज्यादा मछलियों को मिला दिया जाए तो पूरे कबीले के पास आज खाने का एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद था। जो खाना आज बच जाता उसे आराम से सर्दियों के लिए स्टोर किया जा सकता था। कबीले की जो औरतें जल्द ही बच्चों को जन्म देने वाली थीं, अब उनके लिए भी पर्याप्त खाना मौजूद था। इस बीच
भट्टी के सुराख से झांकने पर लुओ चोंग ने देखा कि ऊपर रखे मिट्टी के कटोरे अब सफेद होने लगे हैं। उसे लगा कि बर्तन पक चुके हैं, इसलिए उसने आग को अपने आप बुझने के लिए छोड़ दिया। उसका प्लान था कि बर्तनों को रात भर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाए और अगली सुबह ही भट्टी को खोला जाए। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद कबीले के सभी लोग काफी थक चुके थे, लेकिन अलाव के पास बैठे हर इंसान के चेहरे पर एक गजब की खुशी झलक रही थी। अब उन्हें कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि लुओ चोंग ने उन 2 बड़ी चिड़ियों को मिट्टी में लपेटकर बिल्कुल बेगर्स चिकन के स्टाइल में पकाया था और उन्होंने जिंदगी में कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। लेकिन लुओ चोंग का कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उस खाने पर सिर्फ थोड़ा सा खुरदरा नमक छिड़का गया था, जिससे नमक का कोई स्वाद ही नहीं आ रहा था। इस युग में यह नमक बहुत कीमती था और कहा जाता था कि इसे दूसरे कबीलों से चीजों की अदला बदली करके लाया गया है। लुओ चोंग अपने मन में हिसाब लगाने लगा कि क्या वो इन मिट्टी के बर्तनों के बदले में थोड़ा और नमक ला सकता है। जब सबने खाना खा लिया तो औरतें गुफा में वापस जाकर अपने बैकपैक बुनने लगीं। उन्हें समझ आ गया था कि ये बैकपैक वाकई बहुत कमाल के हैं, क्योंकि आज फल इकट्ठा करने वाली औरतों की गिनती कम थी, फिर भी उन्हें कल से ज्यादा फल मिले थे। वहीं लुओ चोंग ने जानवरों की बाकी बची सारी खालें कबीले के लोगों में बांट दी, ताकि कुछ बच्चे एक साथ मिलकर उन्हें ओढ़कर सो सकें। अगली सुबह जागते ही लुओ चोंग सबसे पहले अपने मिट्टी के बर्तनों को चेक करने गया। वो लंगड़ा आदमी तुरंत कबीले के बुजुर्ग को अपने साथ वहां खींच लाया और अपनी अजीब सी भाषा में बुजुर्ग को कुछ समझाने लगा। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। सच कहा जाए तो लुओ चोंग भी अंदर से काफी घबरा रहा था, क्योंकि इन बर्तनों पर ही उसका नमक का बड़ा सौदा और वो स्वादिष्ट मीट सूप टिका हुआ था, जिसके सपने वो कल रात से देख रहा था। इन बीते कुछ दिनों में वो रूखा सूखा भुना हुआ मांस खा खाकर पक चुका था। दिल की धड़कनों को काबू में करते हुए लुओ चोंग ने भट्टी के ऊपर रखा मिट्टी का ढक्कन हटाया और अंदर झांक कर देखा। सारे कटोरे एक बहुत ही खूबसूरत और गहरे लाल रंग में पककर तैयार हो गए थे। हालांकि ज्यादा तापमान की वजह से ऐसा लग रहा था कि उनकी सतह थोड़ी पिघल गई थी, लेकिन इसकी वजह से उन पर एक बहुत ही शानदार और चमकदार पॉलिश जैसी परत आ गई थी, जो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी लग रही थी। ये देखते ही उस लंगड़े आदमी ने झपट कर वो कटोरा उठा लिया और खुशी से पागल होकर उसे ऊपर नीचे सहलाने लगा। फिर उसने अपनी लकड़ी की बैसाखी को वहीं फेंक दिया और लड़खड़ाते हुए तेजी से गुफा की तरफ भागा। कुछ ही देर में वो उस कटोरे में पानी भरकर खुशी से चीखता हुआ वापस लौटा और कबीले के लोगों को वो शानदार बर्तन दिखाने लगा, जो बिना एक बूंद टपकाए पानी को रोक सकता था। लुओ चोंग मुस्कुराया और एक एक करके बाकी बर्तनों को बाहर निकालने लगा। वो 4 बड़े मटके और बर्तन बिल्कुल सही सलामत पककर निकले थे। उनकी चिकनी सतह पर एक भी दरार नहीं थी। 8 चमचों में से सिर्फ 2 ही सही निकले, बाकी सब तेज आंच में पिघलकर एक दूसरे से चिपक गए थे। 20 से ज्यादा कटोरियों में से सिर्फ 12 ही इस्तेमाल के लायक बची थीं। भट्टी से निकलते हुए उन खूबसूरत लाल बर्तनों को देखकर कबीले के लोग पूरी तरह से हैरान रह गए। एक आदमी ने वो बड़ा मटका उठाया और नदी की तरफ भाग खड़ा हुआ। कुछ ही पलों में वो उसमें पानी भरकर ले आया। कबीले का बुजुर्ग भी ये सब देखकर बहुत एक्साइटेड था, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। उसने अपने हाथ पैरों के इशारों से लुओ चोंग से पूछा कि उसने ये सब कैसे किया। इससे पहले कि लुओ चोंग कुछ बोल पाता, कल उसकी मदद करने वाले वो दोनों बच्चे तुरंत बोल पड़े और इशारों में बताने लगे कि ये मिट्टी को जलाकर बनाए गए हैं। लेकिन लुओ चोंग के दिमाग में अभी भी नमक के सौदे वाली बात चल रही थी। उसने बुजुर्ग को इशारे में बताया कि क्या इन बर्तनों के बदले नमक मिल सकता है। यह सुनकर बुजुर्ग ने लुओ चोंग को ऐसी नजर से देखा जैसे वो कोई बहुत बड़ा बेवकूफ हो, जो अपनी अनमोल दौलत को दांव पर लगा रहा है। उसने छोटे बड़े बर्तनों की तरफ इशारा किया, फिर कबीले के लोगों की तरफ इशारा किया और अपनी टूटी फूटी भाषा में बड़े दुख के साथ लुओ चोंग को समझाने लगा कि ये बर्तन कितने ज्यादा कीमती हैं। बुजुर्ग की बात सुनकर लुओ चोंग के होश उड़ गए। इन बर्तनों की कीमत इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ एक मिट्टी के कटोरे के बदले में कोई भी कबीला एक जवान लड़का या 2 जवान लड़कियां देने को तैयार हो जाता। तो सोचो कि उन बड़े मटकों और बर्तनों की क्या कीमत होगी। इस जमाने में हर कबीले के पास पानी भरने वाले बर्तनों की भारी कमी थी। किसी इंसान का जिंदगी भर पत्थर घिसकर एक बर्तन बनाना बहुत ही आम बात थी। ऐसे बर्तन पाने के लिए कई कबीले खुशी खुशी अपने लोगों को बेचने के लिए तैयार हो जाते थे। उनका मानना था कि ज्यादा लोग होने का कोई फायदा नहीं है, उल्टे वो खाना ही ज्यादा खत्म करते हैं। लेकिन लुओ चोंग की सोच बिल्कुल अलग थी। उसका मानना था कि जितने ज्यादा लोग होंगे वो उतना ही ज्यादा खाना जुटा पाएंगे और इससे कबीले की ताकत भी बढ़ेगी। नए लोगों के आने से कबीले का खून भी नया होगा और कम से कम उस 6 उंगलियों वाले लड़के जैसे कमजोर बच्चों के पैदा होने की गुंजाइश भी कम हो जाएगी। ये सब सोचकर लुओ चोंग ने एक फैसला लिया। उसने तुरंत कबीले के बुजुर्ग और शिकारियों की टीम के 7 लोगों को अपने साथ लिया। उन्होंने अपने बैकपैक में एक बड़ा मटका,
एक बर्तन और 3 मिट्टी के कटोरे रखे और नमक व इंसानों का सौदा करने निकल पड़े। लुओ चोंग का प्लान था बड़े मटके के बदले में 2 जवान लड़कियां, बर्तन के बदले में 2 जवान लड़के और 3 कटोरों के बदले में ढेर सारा नमक लेना। अगर उनके पास नमक नहीं हुआ तो वो उन कटोरों के बदले में भी लड़कियां ही मांगेंगे। अपनी टीम को सारी बात समझाने के बाद वो लोग अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े, जबकि लुओ चोंग ने कबीले के बाकी लोगों को उनके आज के काम पर लगा दिया। ये सौदा उनके कबीले के पश्चिम में स्थित एक दूसरे कबीले के साथ होना था। एक पहाड़ और एक नदी को पार करने के बाद उनका दल जल्द ही उस कबीले तक पहुंच गया। ये कबीला लुओ चोंग के हान कबीले से थोड़ा बड़ा था, जिनकी आबादी 80-90 के करीब थी। इन दोनों कबीलों के बीच अक्सर चीजों का लेन देन होता रहता था। जैसे ही सामने वाले कबीले के शिये डिंग सरदार ने बुजुर्ग और उसकी टीम को सामान लाते देखा, वो तुरंत उनका स्वागत करने के लिए बाहर आ गया। थोड़ी बहुत इशारों में बात करने के बाद बुजुर्ग ने बैकपैक से एक मिट्टी का कटोरा निकाला और उसे दिखाते हुए कहा कि वो इसके बदले में नमक चाहते हैं। शिये डिंग सरदार की आंखें चमक उठीं। ये कटोरा अंदर और बाहर दोनों तरफ से बेहद चिकना था और उनके कबीले में मौजूद पत्थर के बर्तनों से बहुत ज्यादा हल्का था। उसने तुरंत अपने 2 आदमियों को भेजा और नमक की एक छोटी सी थैली मंगवाकर बुजुर्ग के हाथ में रख दी। लेकिन बुजुर्ग ने थैली को देखा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, हमें और ज्यादा नमक चाहिए और इसके अलावा हम 2 जवान औरतें भी बदलना चाहते हैं। ये कहते हुए उसने दाली को वो बड़ा सा मटका बाहर निकालने का इशारा किया। उस विशाल बर्तन को देखते ही शिये डिंग सरदार की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा बर्तन कभी नहीं देखा था। अब वो बहुत सारा पानी एक साथ भरकर रख सकते थे। लेकिन अगले ही पल वो थोड़ा हिचकिचाने लगा। एक बर्तन के बदले में 2 औरतों का सौदा वाकई बहुत फायदे का था, लेकिन अभी सर्दियां आने वाली थीं और ये खाना जमा करने का मौसम था। एक इंसान कम होने का मतलब था शिकार और फल कम हो जाना। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो मुस्कुराया और इस सौदे के लिए राजी हो गया। आखिर 2 लोग कम होने का मतलब था कि उनका खाना भी तो बचेगा, तो ये सौदा किसी भी तरफ से घाटे का नहीं था। कुछ ही देर में 2 बेहद कमजोर और बिना कपड़ों वाली औरतों को वहां लाया गया। वे दोनों जवान बहनें थीं। बड़ी बहन ने अपने सीने से एक 4 साल के गंजे बच्चे को चिपका रखा था। वो बच्चा अपनी आंखें बंद किए हुए एकदम बेजान सा लग रहा था, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बहुत बीमार है। हम तुम्हारे इस बड़े बर्तन के बदले में इन 2 औरतों को दे रहे हैं और ये बच्चा हमारी तरफ से तुम्हारे लिए मुफ्त है। शिये डिंग सरदार ने बड़ी बेरुखी से हाथ हिलाते हुए कहा, मानो वो उन दोनों औरतों को वहां से जल्द दफा होने के लिए कह रहा हो। बुजुर्ग ने उन दोनों कमजोर औरतों को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने शीतो को इशारा किया कि वो अपने बैकपैक से वो 2 हैंडल वाला बर्तन और बाकी बचे हुए कटोरे निकाले। उसने कहा कि अगर वो चाहें तो जवान लड़कों के बदले में इन बर्तनों को ले सकते हैं। शिये डिंग सरदार ने अभी अभी एक बहुत बड़ा बर्तन खरीदा था, तो हालांकि उसे ये छोटे बर्तन पसंद आ रहे थे, लेकिन उसने हाथ हिलाकर मना कर दिया कि उसे अब और बर्तन नहीं चाहिए। ये देखकर बुजुर्ग ने नए सरदार का सुबह सिखाया हुआ तरीका आजमाया। उसने सबके सामने उस मिट्टी के बर्तन में पानी और मांस डालकर सूप बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उस उबलते हुए मांस की लाजवाब खुशबू हवा में फैलने लगी। दूसरे कबीले के लोग उस खुशबू को सूंघकर पागलों की तरह अपना थूक गटकने लगे। उन्हें आज पहली बार पता चला था कि मांस को ऐसे भी पकाया जा सकता है। शिये डिंग सरदार ने बेताबी से बुजुर्ग के हाथ से वो मिट्टी का कटोरा लिया, जिसमें मांस के कुछ टुकड़े और गर्मा गर्म सूप था। उसने हिचकिचाते हुए उसका एक घूंट भरा और अगले ही पल वो सन्न रह गया। हे भगवान, ये तो हद से ज्यादा स्वादिष्ट था। नमक वाले उस सूप पर तेल की एक खूबसूरत परत तैर रही थी और वो रसीला मांस खाकर उसे लगा जैसे उसकी आत्मा को शांति मिल गई हो। बस कुछ बच्चों की ही तो बात है, मैं ये सौदा जरूर करूंगा, बिल्कुल करूंगा। इस बार हन कबीला पूरी तरह से खजाने से लदकर लौटा था। जब वे निकले थे तो रास्ता खोजने के लिए सिर्फ 7 लोग थे, लेकिन लौटते वक्त पूरे 16 लोगों का एक शानदार काफिला उनके साथ था। ये पूरे दिन शिकार करने से भी ज्यादा रोमांचक था। ये काफिला बिना रुके चलता रहा और आखिरकार शाम होने से ठीक पहले हन कबीले में वापस लौट आया। लेकिन गुफा के दरवाजे पर पहुंचते ही साइडिंग कबीले से आए वो 9 नए लोग सामने का नजारा देखकर पूरी तरह सन्न रह गए। गुफा के बाहर बिल्कुल सलीके से ताजे पके हुए मिट्टी के बर्तन रखे थे। कुंजी एक पानी के बड़े मटके को सहलाते हुए पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था और दूसरी तरफ खुले मैदान में सैकड़ों बड़ी मछलियां हवा में सूखने के लिए लटकी हुई थीं। ये कोई कबीला कहाँ था, ये तो साक्षात कहानियों में सुना जाने वाला स्वर्ग था। बाहर की दुनिया में एक टूटे हुए पत्थर के बर्तन के बदले में 2 इंसानों की जान खरीदी जा सकती थी, लेकिन यहाँ तो ऐसे बर्तन हर तरफ बिखरे पड़े थे और वो लटकता हुआ मांस इतना ज्यादा था कि उसे पूरा खाना लगभग नामुमकिन था। उन नए आए वयस्कों और बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके मन में बस एक ही ख्याल आया। इस जिंदगी में उन्होंने बिल्कुल सही इंसान का हाथ थामा है। आपने अपनी आंखें सिकोड़कर एल्डर द्वारा लाए गए उन लोगों का मुआयना किया। 8 नंगे वयस्क और एक बच्चा
सब के सब सूखी लकड़ी की तरह कमजोर थे। उन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि वो लंबे समय से कुपोषण का शिकार थे, लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कबीले में जिस चीज की सबसे कम कमी थी वो था मांस। बस एक सर्दी का मौसम काफी था उन्हें खिला पिलाकर हट्टे कट्टे इंसानों में बदलने के लिए। अंत में आपकी नजर उस औरत पर पड़ी जिसने एक बच्चे को सीने से लगा रखा था। उस बच्चे की आंखें कसकर बंद थीं और उसका चेहरा खौफनाक हद तक लाल हो रहा था। आपने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। उसके शरीर का तापमान किसी सुलगती हुई भट्टी जैसा था। उस पल आपका दिल घबरा गया। बिना कुछ कहे आपने उस औरत का हाथ पकड़ा और उसे सीधा गुफा के अंदर ले गए। आपने माँ बेटे दोनों को जानवरों की खाल में कसकर लपेटा और उन्हें आग के पास लिटा दिया ताकि उन्हें गर्मी मिल सके। लेकिन उस बच्चे का तेज बुखार उतर ही नहीं रहा था, जिसे देखकर आप बेचैनी से वहां टहलने लगे। इस प्रिमिटिव सोसाइटी में दवाइयों का नामो निशान नहीं था। एक तेज बुखार किसी की जान भी ले सकता था। इस बुखार को कैसे उतारा जाए? तभी अचानक आपके दिमाग की बत्ती जली। गुआ शा यानी खुरच कर इलाज करना। आपने बिना वक्त बर्बाद किए तुरंत किसी को ताजी मछली का सूप बनाने को कहा और खुद मुड़कर कॉन्ग नियाओ की विशालकाय चोंच का एक टुकड़ा ढूंढ लाए। ये आधा मीटर लंबी चोंच जब टूटी थी तो इसका एक टुकड़ा बिल्कुल एक बेहतरीन नेचुरल गुआ शा बोर्ड जैसा बन गया था। आपको अपने हाथ में वो नुकीली हड्डी लेकर पास आते देख वो औरत खौफ से कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे डर था कि कहीं आप उसके बच्चे को मारने तो नहीं वाले हैं। तभी आप मुस्कुराते हुए उसके पास गए और बोले, ये बच्चा मुझे दे दो। हालांकि वो औरत आपकी बात नहीं समझ पाई, लेकिन उसे महसूस हो गया कि आपका कोई बुरा इरादा नहीं है, इसलिए उसने कांपते हुए हाथों से अपना बच्चा आपको सौंप दिया। इसके बाद आपने उस हड्डी के टुकड़े से उस बच्चे के शरीर पर खुरच खुरच कर लाल निशान बनाने शुरू कर दिए। नींद में बेहोश वो बच्चा दर्द से कराह उठा और उसके मुंह से रोने की आवाजें निकलने लगीं। कुछ ही देर बाद जब उस बच्चे का पूरा शरीर खुरचे हुए लाल निशानों से भर गया तो आपने उसे वापस उसकी माँ को सौंप दिया। फिर आपने मछली के सूप का एक कटोरा भरा और चम्मच से उस बच्चे को पिलाने लगे। न जाने वो बच्चा कितने दिनों से भूखा था। जैसे ही सूप उसके होठों से लगा उसने उसे सीधा निगल लिया। यह देखकर आपने राहत की सांस ली। अगर वो कुछ खा पी सकता है तो इसका मतलब उसकी जान बचाई जा सकती है। बस कुछ ही देर में अगर उसे पसीना आ जाए तो उसकी ये नन्ही सी जान बच जाएगी। उस औरत ने भी आखिरकार पूरी तरह से राहत की सांस ली। पिछले 2 दिनों से भूखे उसके पेट से अचानक गुड़गुड़ की आवाजें आने लगीं। सामने रखे मछली के सूप को देखकर वो बार बार अपना थूक गटक रही थी। आपने तुरंत एक कटोरे में सूप और मछली का एक बड़ा टुकड़ा रखा और उसके हाथों में दे दिया। फिर आपने उसके बच्चे को अपनी बाहों में लिया और उसे जानवरों की खाल से अच्छी तरह ढक दिया। इस वक्त आपके दिल में चिंताओं का पहाड़ टूट रहा था। एक मामूली सा बुखार भी यहाँ जानलेवा साबित हो सकता था। अभी खाने की परेशानी तो कुछ हद तक सुलझ गई थी, लेकिन कपड़ों की समस्या अभी भी बहुत बड़ी थी। इसके लिए आपको बड़े जानवरों का शिकार करना होगा, लेकिन आपके पास जो हथियार थे उनसे ये काम नामुमकिन था। अगर आपको हथियार बनाने के लिए कुछ सामान ढूंढने बाहर जाना भी हो तो कम से कम कुछ जाल या ट्रैप तो बनाने ही पड़ेंगे। आपने अपने मन ही मन कसम खाई कि सर्दियां आने से पहले हर हाल में हर इंसान के पास पहनने के लिए एक कपड़ा जरूर होना चाहिए। जब सब लोग खाना खा चुके तो सच में एक चमत्कार हो गया। वो छोटा लड़का जिसका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था अचानक पसीने से तरबतर होकर उठ बैठा। बिना कुछ कहे आपने उस बच्चे को उसकी माँ के हाथों में सौंप दिया जो अब खुशी के आंसू रो रही थी। आपने न सिर्फ उस औरत के बालों को अपने हाथों से बांधा बल्कि उस बच्चे को एक बहुत ही दमदार नाम भी दिया, क्यूबिंग। वो औरत खुशी और जज्बात से कांपने लगी। इस जंगली युग में अगर कोई सरदार अपने हाथों से किसी के बाल बांध दे तो इसका मतलब था कि अब वो पूरी तरह से उस कबीले का हिस्सा बन चुके हैं। अब वे बिकने वाला कोई सामान नहीं थे बल्कि सच्चे कबीले वाले थे। सब कुछ ठीक करने के बाद आप तुरंत हथियार और औजार बनाने में जुट गए। आखिर इस खतरों से भरे जंगल में सब कुछ अपने दम पर ही करना था। आपने एक बिल्कुल सीधी और मजबूत लकड़ी चुनी और उसके आगे के सिरे पर कॉन्ग नियाओ के पैर की एक नुकीली घिसी हुई हड्डी को मजबूती से बांध दिया। इस तरह एक प्रिमिटिव लेकिन बेहद खूंखार भाला बनकर तैयार हो गया। इसके तुरंत बाद आपने कॉन्ग नियाओ की उस आधा मीटर लंबी चोंच को तोड़ा और उसे घिसकर एक ऐसी छोटी सी ठंडी चमक वाली छुरी बना ली जो किसी की भी रूह कंपा दे। बचा हुआ सारा सामान आपने कुएजी की तरफ फेंक दिया और उसे भी अपने लिए एक हथियार बनाने को कहा। इस वक्त पूरे कबीले में ढंग के हथियार के नाम पर सिर्फ यही 2 चीजें थीं। अगर जिंदा रहना है तो सब कुछ अपने दम पर ही करना होगा। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण ने बादलों को चीरा आपने बिना देर किए सबको उनके काम बांट दिए। कुएजी को मिट्टी के बर्तनों पर अपना काम जारी रखना था ताकि जल्द से जल्द सबके हाथों में एक एक कटोरा आ सके। औरतों को 2 टीमों में बांटा गया। एक टीम नदी में उतरकर मछलियां पकड़ेगी और दूसरी पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ेगी। और आपने बाकी बचे हुए थोड़े बड़े बच्चों को साथ लेकर एक नई अनुभवहीन लेकिन जोश से भरी शिकारियों की टीम बनाई। दा, जुई,
होजी और नए आए दोनों भाइयों दामाओ और एरमाओ को मिलाकर पूरे 11 लोगों की यह टीम पूरे दमखम के साथ जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ी। जंगल में घुसते ही आपने वयस्कों को अलग अलग दिशाओं में जाकर अपनी किस्मत आजमाने को कहा और खुद उन 4 छोटे लड़कों के साथ, जिनकी पीठ पर घास की रस्सियों से बुने बैकपैक थे, बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ने लगे। इस जंगल का हर पेड़ कम से कम 30 मीटर ऊंचा था और 1 मीटर से ज्यादा मोटाई वाले विशालकाय पेड़ तो हर जगह मौजूद थे। जमीन पर चारों तरफ मेवे बिखरे पड़े थे और दूर आसमान में बड़ी बड़ी चिड़ियां उड़ रही थीं। लेकिन आपको इन सब पर ध्यान देने की फुर्सत नहीं थी। एक बेहतरीन शिकारी होने के नाते आपको सबसे पहले इस शिकारगाह की रग रग को समझना था। जल्द ही पैरों के कुछ गहरे और बेतरतीब निशानों ने आपकी सांसें अटका दी। ये निशान बहुत गहरे थे और इनका आकार देखकर साफ पता चल रहा था कि उस जानवर का वजन कम से कम 1000 पाउंड से ज्यादा होगा। वो यकीनन इस जंगल का कोई खूंखार राजा था। आपने अपना शरीर झुकाया और निशानों का पीछा करते हुए पहाड़ी की चोटी पार की। सामने का नजारा देखते ही आपकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक चमकती हुई छोटी सी नदी के किनारे कुछ बहुत बड़े एलोवेरा के पौधे उगे थे और वहीं पर एक दर्जन से ज्यादा खूंखार दिखने वाले वांची पानी पी रहे थे। उनके झुंड का लीडर किसी पहाड़ जैसा विशाल और खूंखार था, जिसे देखकर ही लग रहा था कि उसका वजन कम से कम 1500 पाउंड होगा। उसके पीछे 3 बड़ी मादा सुअर एक लाइन में खड़ी थीं, जिनके साथ घरेलू सुअरों के आकार के 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे भी थे। ये सुअरों का कोई झुंड कहाँ था, ये तो साफ साफ एक बख्तरबंद फौज थी। इनसे सीधे लड़ने का मतलब था खुद अपनी मौत को दावत देना, इसलिए आपको अपना दिमाग लड़ाना था। आप डर के मारे कांप रहे अपने साथियों को लेकर चुपचाप घने जंगल में पीछे हट गए और वहां तेजी से मौत का एक जाल बिछाने लगे। सुअरों के गुजरने वाले रास्ते पर आपने मजबूत घास की रस्सियों से फंदे बनाए और उनके दूसरे सिरों को विशाल पेड़ों के तनों से मजबूती से बांध दिया। जैसे ही किसी सुअर का पैर इस फंदे में पड़ेगा, वो अपने आप कस जाएगा और वो जानवर जितना फड़फड़ाएगा, फंदा उतना ही ज्यादा कसता चला जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से आपने सभी बच्चों को पेड़ों के ऊपर चढ़ा दिया और खुद अकेले ही नदी के दूसरी तरफ मौजूद झाड़ियों के पीछे पहुंच गए। आपने अपने पूरे शरीर पर कीचड़ मला और हाथों में पेड़ों की डालियां पकड़कर खुद को एक भयानक राक्षस का रूप दे दिया। फिर अचानक आप उन झाड़ियों के पीछे से उछलकर बाहर आए और पूरी ताकत से एक दिल दहला देने वाली अजीबोगरीब चीख मारी। उन सुअरों ने अपनी जिंदगी में ऐसा पागल और खूंखार जीव पहले कभी नहीं देखा था। वो डर के मारे अपनी जान बचाकर पागलों की तरह जंगल की तरफ भागने लगे, लेकिन आपने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आप लगातार दहाड़ते हुए उन्हें खदेड़ते रहे। कुछ ही देर बाद आगे से जंगली सुअरों की चीख पुकार और दर्दनाक आवाजें आने लगीं। जब आप अपने बिछाए जाल के पास पहुंचे तो वो विशालकाय लीडर सुअर और एक मादा सुअर जमीन पर गिरे पागलों की तरह तड़प रहे थे। घास की वो रस्सियां ज्यादा देर तक उन्हें रोक कर नहीं रख सकती थीं। आपने अपना हड्डी का भाला पकड़ा और एक भूत की तरह उनके करीब पहुंचे। जैसे ही उस विशाल सुअर ने दहाड़ने के लिए अपना मुंह खोला, आपने पूरी ताकत से वो भाला उसके गले में उतार दिया। भाले का तेज सिरा उसकी गर्दन के आर पार हो गया और उबलता हुआ खून किसी फव्वारे की तरह बाहर फूट पड़ा। वो 1500 पाउंड का विशालकाय जानवर कुछ पल के लिए बुरी तरह तड़पा और फिर एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरकर हमेशा के लिए शांत हो गया। आपने राहत की एक लंबी सांस ली, लेकिन तुरंत ही एक नई मुसीबत आपके सामने आ खड़ी हुई। मांस के इस विशाल पहाड़ को ये छोटे छोटे बच्चे कबीले तक कैसे ले जाएंगे? तभी आपकी नजर पास ही फंसी उस जिंदा मादा सुअर पर पड़ी जो अभी भी छटपटा रही थी। पलक झपकते ही आपके दिमाग में एक बेहद पागलपन भरा और खतरनाक आइडिया आ गया। आपने तुरंत कुछ घास की रस्सियां लीं और उस मादा सुअर को एक पेड़ से कसकर बांध दिया। फिर आपने उसका मुंह पूरी तरह से बंद कर दिया और 2 रस्सियों से उसके अगले दोनों पैरों को जकड़ दिया। आखिर में आपने मरे हुए उस विशाल सुअर को इस जिंदा मादा सुअर की पीठ पर मजबूती से बांध दिया। जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं, तो आपने सुअर का मुंह पकड़कर आगे आगे चलना शुरू किया। डीरा जुई और हाउजी दोनों तरफ से उसकी दिशा को कंट्रोल कर रहे थे और डीरा माओ और ईयर माओ पीछे रहकर निगरानी कर रहे थे। किसने सोचा होगा कि यह खूंखार जंगली जानवर इस वक्त उनका सबसे आज्ञाकारी मजदूर बन जाएगा, जो अपने ही मरे हुए साथी को घसीटते हुए कबीले की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। जब यह अजीबोगरीब काफिला गुफा के पास पहुंचा तो झाड़ियां साफ कर रहे कबीले के लोग डर के मारे चीखते हुए भागने लगे। पूरे कबीले में एक पल में हाहाकार मच गया। सारे लोग गुफा से बाहर निकल आए, लेकिन खौफ के मारे वे सब 10-15 मीटर दूर ही ठिठक गए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा शिकार कभी नहीं देखा था और न ही किसी खूंखार जानवर को इस तरह काबू में करते हुए देखा था। आपने बिल्कुल शांत भाव से कुएजी को इशारा करके बुलाया और उसे तुरंत पानी का बड़ा मटका और नमक लाने को कहा। जब कुएजी कांपते हुए वो बड़ा मटका लेकर आया तो आपने जमीन पर एक गड्ढा खोदा और मटके को उसमें फिक्स कर दिया ताकि उसका मुंह जमीन से बस थोड़ा सा ही ऊपर रहे। फिर सबने मिलकर उस मादा सुअर को मटके के पास कसकर पकड़ लिया। आपने बिना पलक झपकाए अपनी छुरी से एक अचूक वार किया और सुअर की गर्दन चीर दी। उबलता हुआ ताजा खून फव्वारे की तरह मटके में गिरने लगा
और पलक झपकते ही पूरा मटका खून से भर गया। आपने उसमें तेजी से नमक का पानी डाला और उसे मिलाने लगे। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन और लजीज ब्लड टोफू बनने वाला था। आज रात के मांस के सूप का इंतजाम हो चुका था। वान चीजू की मोटी खाल निकालकर उससे मजबूत जूते और बैग बनाए जाएंगे। खाल के नीचे मौजूद सफेद चर्बी की मोटी परत को पिघलाकर तेल निकाला जाएगा। फेफड़ों को मछलियों के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और पैरों की हड्डियों को घिसकर खतरनाक हथियार बनेंगे। यहाँ तक कि एक छोटी सी हड्डी का टुकड़ा भी बेकार नहीं जाएगा। पूरी दोपहर कबीले के सारे लोग इन 2 विशालकाय सुअरों के आसपास ही काम करते रहे। हर किसी की कमर टूट रही थी, लेकिन अपने सामने इतने सारे खाने को देखकर सबकी बाँछें खिली हुई थीं। मांस सुखाने वाले रैक पूरी तरह से भर चुके थे। एक मटके में पका हुआ ब्लड टोफू रखा था और 3 मटके सफेद चर्बी से भरे थे। जिंदगी में पहली बार बच्चों को कुरकुरे पॉर्क क्रैकलिंग स्नैक्स के रूप में खाने को मिले थे। यहाँ तक कि क्यूबिंग, जो अभी अभी एक बड़ी बीमारी से उठा था, वो भी मजे से इन्हें खा रहा था और उसका पूरा मुंह तेल से सना हुआ था। ठीक उसी वक्त जब क्यूएजी मिट्टी के बर्तन निकालने के लिए भट्टी खोल रहा था। शिकार पर गई बाकी टीमें भी अपना पूरा खजाना लेकर लौट आईं। मछुआरों की टीम ने सैकड़ों मछलियां पकड़ी थीं और शिकारियों की टीम जंगली मुर्गियां, बड़े सांप और मारमॉट्स लेकर आई थीं। यह दिन वाकई कबीले के लिए किसी छप्पर फाड़ खजाने से कम नहीं था। लेकिन आपको सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब क्यूबिंग की मौसी एक बिल्कुल नया खाना लेकर आई। यह एक मीठी पेड़ की जड़ थी जिसे काटने पर एम्बर रंग का गाढ़ा रस निकलता था। सफेद चीनी बनाने के लिए यह किसी जादुई चीज से कम नहीं था। आपने सबके सामने उस लड़की की जमकर तारीफ की। रात के खाने का जश्न अपने चरम पर था। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल गया। कबीले का एल्डर काले पड़े चेहरे के साथ बाहर आया। उसके हाथ में कांटों वाली एक बेल थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे क्यूबिंग की मौसी को उस बेल से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। ये बेल कबीले का एक सजा देने वाला हथियार था जो सिर्फ गुनहगारों को पीटने के लिए इस्तेमाल होता था। आपने तुरंत उस गुस्से में पागल एल्डर को रोका, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो खौफ से उन मीठी जड़ों की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाएगा, ये ईमोशू का चारा है, जो भी इसे छुपकर खाएगा उसे ईमोशू निगल जाएगा। ये सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। उसकी बात सुनकर आपने तुरंत सबको वो जड़ें खाने से रोक दिया। ऐसा नहीं था कि आपको उसकी बातों पर पूरा यकीन था, लेकिन आपको इस बात का डर जरूर था कि कहीं इस चीज का कोई बुरा असर ना हो। उस रात आप करवटें बदलते रहे और लगातार अपने शरीर में होने वाले किसी भी बदलाव पर नजर रखते रहे। लेकिन अच्छी बात यह रही कि यह सिर्फ एक झूठा अलार्म था। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, आपने तेजी से अपनी योजना में बदलाव किया। क्यूबिंग और उसकी माँ को मछलियां पकड़ने भेजा गया और आप अपने 4 छोटे साथियों के साथ फल इकट्ठा करने वाली टीम की तरफ निकल पड़े। आपको हर हाल में खुद जाकर उस तथाकथित ईमोशू का सामना करना था। पहाड़ों और खाइयों को पार करते हुए अचानक लाल रंग की एक झलक ने आपकी आंखें चुंधिया दी। मिर्च! इस घने जंगल के बीचों बीच लाल मिर्चों का एक पूरा खेत छिपा हुआ था। कबीले के लोग इसके तीखे स्वाद से नफरत करते थे, लेकिन आपके लिए यह किसी अनमोल खजाने से कम नहीं था। आपने तुरंत अपने चारों साथियों को आदेश दिया कि आज वो कोई और काम नहीं करेंगे, बस इस पूरे खेत से मिर्चें तोड़ेंगे। उन्हें इस काम पर लगाकर आप अकेले ही फल इकट्ठा करने वाली टीम के साथ पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ गए। सामने का नजारा देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो गए। वो एक बहुत बड़ा गड्ढा था जो किसी सामूहिक कब्रगाह जैसा लग रहा था। चारों तरफ जानवरों की हरी पड़ चुकी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं और उस गड्ढे के बिल्कुल बीचों बीच एक 60 मीटर ऊंचा खौफनाक और विशालकाय पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें किसी कैद किए हुए ड्रैगन की तरह 500 मीटर के दायरे में फैली हुई थीं। पेड़ के तने के जितना करीब जाते जड़ें उतनी ही घनी हो जाती थीं, मानो वो शिकार को अपने जाल में फंसाने के लिए बिछाई गई हों। स्पेशल फोर्सेज में बिताए सालों के तजुर्बे ने आपको तुरंत चेतावनी दी कि उस तने के जितना करीब जाओगे, मौत के उतने ही करीब पहुंचोगे। आपने अपना भाला पकड़ा और एक एक कदम बहुत सावधानी से आगे बढ़ाने लगे। हर कदम पर आप भाले को जमीन में जोर से गाड़कर चेक कर रहे थे। जैसे ही आपका भाला उस पेड़ की जड़ों के दायरे में पहुंचा, एक बर्फीली ठंडक आपके सिर से लेकर पैरों तक दौड़ गई। आपने बिजली की तेजी से अपना भाला पीछे खींचा और हवा में छलांग लगा दी। अगले ही पल आसमान से हवा को चीरती हुई भयानक आवाजें आईं। धड़ धड़ धड़! 1-1 मीटर लंबे कई नुकीले कांटे ठीक उसी जगह पर जमीन में धंस गए जहां आप अभी खड़े थे। ये कांटे 1 सेंटीमीटर मोटे थे और इनके पिछले हिस्से पर कटोरी के आकार के सफेद फूल लगे थे। ये कोई पौधे कहाँ थे, ये तो साफ साफ कुदरत के बनाए हुए हाई एक्सप्लोजिव तीर थे। मौत के मुंह से बाहर निकलने के बाद डरने के बजाय आप खुशी से झूम उठे। आपके दिमाग में तुरंत एक ही ख्याल आया, घास की नावों से तीर उधार लेना, एक मशहूर चीनी कहावत। आपने अपने बैकपैक से लंबी रस्सी खोली और उसे पेड़ की टहनियों के नीचे फेंक दिया। जाल तुरंत एक्टिव हो गया और नुकीले कांटे बारिश की तरह नीचे गिरने लगे। ऐसा कई बार करने के बाद आपने बिना किसी मेहनत के उन कुदरती तीरों के 2 बड़े गट्ठर जमा कर लिए। वहां से वापस लौटने से पहले आपने औरतों को सख्त हिदायत दी कि वे सिर्फ किनारे किनारे से ही जड़ें इकट्ठा करें। वापस आते समय आपने 100 बिल्कुल सीधे ईमो शू के छोटे पौधे भी काट लिए
ये पौधे लंबे भाले बनाने के लिए सबसे बेहतरीन मटेरियल थे। मिर्चों से भरे बैकपैक लादे अपने चारों साथियों के साथ आप पांचों लोग उन पौधों को कंधों पर उठाए शान से कबीले की तरफ लौट पड़े। गुफा के पास पहुंचते ही बच्चों की भीड़ आपके लाए हुए सामान को देखने के लिए उमड़ पड़ी, लेकिन गर्भवती औरतों की आंखों में उन्हें देखकर सिर्फ नफरत थी। मिर्ची का धुआं गले में लगता था और वो पतली लकड़ियां सिर्फ दांत खोदने के काम आ सकती थीं। इन चीजों को लेकर शिकार पर जाने का मतलब था खुद को जंगली जानवरों के सामने परोसना। लेकिन वे नहीं जानती थीं कि एक स्पेशल फोर्सेस के सिपाही की नज़र में यह दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों की शुरुआत थी। छिलका उतरने के बाद उन कांटों की मजबूती लोहे को भी टक्कर दे सकती थी। वे कुदरत के बनाए हुए भारी बख्तरबंद तीर थे और वो 100 छोटे पौधे जब आग में तपाकर नुकीले किए जाएंगे तो वो कबीले के सबसे घातक भाले बन जाएंगे। रही बात गिरे हुए उन यू पेड़ों की, तो वो एक बेहतरीन लॉन्गबो बनाने के काम आएंगे। आपने तो एलोवेरा की खेती करने का भी प्लान बना लिया था। इससे न सिर्फ रस्सियां और कपड़े बनाए जा सकते थे, बल्कि ये जान बचाने वाली एक चमत्कारी दवा भी थी। इसके होने से कबीले का कोई भी इंसान अब मामूली चोटों के इन्फेक्शन से नहीं मरेगा। आपने तुरंत काम शुरू कर दिया। पत्थर की कुल्हाड़ी से काटना, छुरी से छीलना और घिस कर आकार देना। पूरे 2 दिन और 2 रातों की लगातार मेहनत के बाद 1.5 मीटर लंबा एक बेहद ताकतवर लॉन्गबो बनकर तैयार था। इसके साथ सिसल की मजबूत डोरी और मोर के पंखों वाले 200 तीर भी थे। कोल्ड वेपन के दौर का सबसे खूंखार राजा अब इस दुनिया में आ चुका था। 2 दिन बाद आपने कबीले के सभी लोगों को खुले मैदान में इकट्ठा किया। आपसे 30 मीटर की दूरी पर घास का एक पुतला रखा था, जिस पर आज ही पकड़े गए कुछ मारमोट्स लटके हुए थे। आपने सबसे पहले सबको भाला फेंकने का तरीका दिखाया। 30 मीटर की दूरी से आपने बिल्कुल अचूक निशाना लगाया। उसके बाद आपने करीब जाकर भाले से वार करने का तरीका दिखाया। आपके एक्शन इतने तेज और स्मूथ थे कि कबीले वाले बस आंखें फाड़े देखते रह गए। उन्हें अब जाकर समझ आया कि उनका सरदार पिछले कुछ दिनों से जिन लकड़ियों को घिस रहा था वो दुनिया के सबसे खूंखार हथियार थे। आपने उसी वक्त ऐलान कर दिया कि छोटे बच्चों को छोड़कर हर इंसान के पास एक लंबा भाला होगा और शिकारियों की टीम के हर मेंबर के पास ऐसे 3 भाले होंगे। यहाँ तक कि जो बच्चे अभी जवान नहीं हुए हैं उनके लिए भी अब एक नया ज़रूरी काम होगा, भाला फेंकने की प्रैक्टिस। इसके बाद आपने उन्हें अपना तीर कमान दिखाया। करीब 100 कदमों की दूरी से आपने लगातार 5 तीर चलाए और पांचों के पांचों तीर सीधे उन मारमोट्स पर जाकर लगे। तो भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कहानी मजेदार लगी हो तो 2000 लाइक जरूर पूरे करवा देना। आखिर इतनी देर से कहानी सुन रहे हो तो एक लाइक तो बनता है। अगर 2000 लाइक्स पूरे हो गए तो इसका अगला पार्ट भी जल्दी लेकर आऊंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।